नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पर और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर टीचिंग पोस्ट, खासकर अगर पीआरटी पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर प्राइमरी टीचर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो खासकर रिटन एग्जाम है उसके लिए क्या सिलेबस होता है। आज का पूरा डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और डिस्कशन के जो मूल बिंदु होंगे वो होंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द सिलेक्शन प्रोसेस कि केवीएस के अंदर आपको किन किन स्टेप से गुजर करके फाइनली आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। आपका जो लेटेस्ट केवीएस पीआरटी का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे मोस्ट रीसेंट सिलेबस केवीएस ने दिया है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे हाउ टू कवर द सिलेबस, इस सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हैं और स्टडी आईक्यू कैसे आपकी इसके अंदर मदद करने वाला है और एक परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे स्टडी आईक्यू आपकी इसमें मदद करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। मेरा चेहरा आपने यहाँ पर पहली बार देखा होगा। मेरा नाम अभिषेक है, जहां पर मैं टीचिंग कैटेगरी के अंदर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, जहां पर कोर क्लासरूम टीचिंग के अंदर मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं अपने एकेडमिक्स की बात करूं तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं। अचीवमेंट्स की बात करूं तो 12th मैं जोनल टॉपर इंदिरा अवार्डी रहा हूँ। बीकॉम के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ। फिर उसके बाद डीएलएड के अंदर भी, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अंदर भी मैं बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिला हुआ है मुझे और साथ साथ थर्ड टॉपर भी रहा। अगर मैं प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की बात करूं तो जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, यानी कि केवीएस पीआरटी डी, इसके अलावा डी ट्रिपल बी, एमसीडी, डीओ, ये सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए हुए। सो आई नो ऑल द चैलेंजेस दैट अ स्टूडेंट फेस। तो उन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आज के पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं और किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपके लिए काम कर रहा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। हर एक स्टेट का या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन प्रोसेस अपना अलग हो सकता है। तो इस कारण अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस स्टेट के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वो केवीएस में भी होगा, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से हैं और कई बार इंफॉर्मेशन के अभाव में हम कई बार गड़बड़ियां कर देते हैं। तो इस चीज को जानना जरूरी है। मैं मिसाल के तौर पर आपके पास 3 मिसाल रखता हूँ। एक पहला केवीएस, दूसरा रखता हूँ डी ट्रिपल एस बी और तीसरा रखता हूँ राजस्थान। डी ट्रिपल एस बी जो है वो दिल्ली के टीचिंग प्रोसेस, प्राइमरी टीचर की ही बात कर रहा हूँ। राजस्थान का जो रीट होता है उसका और केवीएस जो अपना नेशनल हो गया उसका। ओके, तीनों का ही सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, तीनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम नहीं है। राजस्थान आपको पता है कि टीचिंग प्रोसेस के अंदर मेनली आपने 12th किया होता है। 12th के बाद आपने जेबीटी यानी कि डिप्लोमा किया होता है, डीएड इसको मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपने सीटेट किया होता है। ये 3 तो आप कर ही लेते हैं। फिर इसके बाद आप इंतजार करते हैं कि आपको कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम मिले और अगर इंटरव्यू हो तो आप इंटरव्यू फेस करते हैं और उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फेजेस से होकर के आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से सारा सिस्टम होता है। जैसे कि राजस्थान है तो यहाँ पर आपकी 12 चाहिए, डीएड चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। यहाँ पर रीट का ही आपका एग्जाम होगा, यही आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है और यही आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट भी है। यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इन्हीं दोनों के बेसिस पर आप यहाँ पर रीट का एग्जाम देते हैं। अगर उसमें क्वालिफाई और मेरिट में आ जाते हैं तो आप टीचर बन जाते हैं। जब हम डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 12 चाहिए, यहाँ पर आपको डीएड चाहिए, यहाँ पर आपको सीटेट भी चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए। ये तीनों चीज होने के बाद आप डी ट्रिपल एस बी का रिक्रूटमेंट एग्जाम लिखते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपका जो मेरिट आता है उस मेरिट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर रिक्रूटमेंट एग्जाम तक का प्रोसेस है, लेकिन केवीएस इन सबसे अलग है। यहाँ पर सबसे पहले आपका 12th भी चाहिए, आपके पास डीएड भी होना चाहिए, आपके पास सीटेट भी होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं तो आप रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी कि आप रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं। फिर रिटर्न एग्जाम में अगर जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाइड बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू के बाद अगर आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका।
तो ये चीज समझ में आ गई कि आपकी स्टेट से ये थोड़ा अलग है। जब हम केवीएस के अंदर बात करेंगे, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट आएगी जिसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल्स, ये सारी चीजें वो देंगे। तो उस एडवर्टीजमेंट से जो है आपका केवीएस सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कमेंस शुरू हो जाएगा, उसको आप देखेंगे। उसके बाद फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको इंतजार करना है रिटर्न एग्जाम का। आपको इंतजार किसका करना है? रिटर्न एग्जाम का। फिर आपका क्या होगा? आपका रिटर्न एग्जाम होगा। एक बार आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरव्यू देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट मतलब इंटरव्यू के दौरान ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपको रीजन अलॉट होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं, 25-26 के आसपास रीजन है, जैसे मुंबई रीजन, कलकत्ता रीजन, बेंगलोर रीजन, दिल्ली रीजन, और एक रीजन के अंदर कई सारे स्कूल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको रीजन अलॉट होगा, फिर रीजन अलॉटमेंट के बाद जो है आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको क्या करना है? आपको स्कूल में अपना जो है वहां पर जाना है और अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको अपनी प्लेस को वहां पर क्लेम करना है। वहां पर सारा प्रोसेस होगा और उसके बाद आपका जो टीचिंग का प्रोसेस है वो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन 10 प्रोसेस से गुजर करके आपको अभी टीचर जो है वो बनना है। तो हर एक स्टेप पे आपको फूक फूक के चलना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी गड़बड़ी होगी तो दिक्कत होगी। हालांकि इन सब में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, मेजरली जो कंसर्न चीजें हैं वो ये दो है, रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है। पेपर के अंदर सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आपका 150 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपको 150 मिनट दिए जाते हैं। तो अच्छा खासा समय मिलता है आपको देने का। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस दिया हुआ है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 150 नंबर का आपका ये रिटर्न एग्जाम होने वाला है। 150 नंबर में से आप जितने भी नंबर लेकर के आते हैं उसके बेसिस पे आपको क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाई का मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा क्वालिफाई होगा। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मान लीजिए किसी अगली बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 आती है, मान लीजिए 1000 वैकेंसीज आती है, तो अगर सारे बच्चों ने लगभग 1,25,000 बच्चे जो है एग्जाम लिखते हैं, लगभग 1.25 लाख बच्चे अगर इस एग्जाम को लिख रहे हैं और 1000 पोस्ट है, तो 1000 इंटू 3 यानी कि 3000 बच्चों को ये लोग क्वालिफाई कर देंगे। 3000 बच्चों को ये क्या कर देंगे? क्वालिफाई कर देंगे और इनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू जो है वो 60 अंकों का लिया जाएगा। 60 अंकों के बाद जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अब फाइनल मेरिट देखो, रिटर्न एग्जाम जब हमने यहाँ पर ले रखा है, रिटर्न एग्जाम हमने ले रखा है और इंटरव्यू ले रखा है। रिटर्न एग्जाम 150 का था और इंटरव्यू 60 का था, तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? ये कंफ्यूजन है। तो इससे और इससे इन दोनों को जोड़ करके बनता है। रिटर्न एग्जाम का 85% का वेटेज ले लिया जाता है और इंटरव्यू का 15% का वेटेज ले लिया जाता है, और इन दोनों को कंबाइन करके आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट बनती है। अब इस 100 में से मैंने जैसे कि आपको बताया था 1000 वैकेंसीज थी, तो पहले 1000 बच्चों को यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको आगे डॉक्यूमेंटेशन और सिलेक्शन मिलेगा। तो कुल मिला के आप अपने माइंड को क्लियर रखिए कि इन फेजेस से गुजरना है। तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के लिए आपको जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, केवल कट ऑफ तक अगर आप आते हैं, मान लीजिए कट ऑफ आती है 100-150 में से और आपके 100 ही नंबर है, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम है। क्योंकि अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो आप 3000 नंबर वाले कैंडिडेट होंगे और आपको फर्स्ट 1000 में आना है, तो आपके लिए थोड़ी समस्या होगी। लेकिन वही अगर रिटर्न एग्जाम में थोड़ा आपने ज्यादा स्कोर कर लिया और इंटरव्यू में अगर थोड़ा कम भी किया, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा। तो फर्स्ट फोकस आपका ये होना चाहिए कि रिटर्न एग्जाम के अंदर इतनी जम के प्रैक्टिस करी जाए, इतने अंक लेके आ जाए कि इंटरव्यू के अंदर कोई टेंशन ना हो, बिना टेंशन के हम इंटरव्यू दे पूरे कॉन्फिडेंटली और हाई मार्क्स के साथ जो है हम सिलेक्शन ले लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस केवीएस पीआरटी। जैसे कि मैंने आपको बताया 150 मिनट का आपका जो है पूरा का पूरा पेपर होने वाला है और उसके अंदर 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छा खासा समय दिया जा रहा है। 150 मिनट का मतलब हो गया लगभग 2.5 घंटे हो गए। तो 2.5 घंटे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर अगर वो टीचिंग एग्जाम हो। तो यहाँ पर आपके 150 अंकों का आपका ये पेपर हो गया।
पेपर के अंदर सेक्शन बहुत सारे होंगे, ध्यान रखिएगा। केवीएस पीआरटी के अंदर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वेरिड है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है। आपको यहाँ पर पार्ट 1, 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल इंग्लिश और हिंदी, 10-10 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे पार्ट 1 में। किसी जमाने में ये क्वालिफाइंग हुआ करता था, लेकिन अब ये मेरिट का हिस्सा है, इसलिए आपकी मेरिट पूरे 150 में से ही बनेगी। ठीक है, तो पहले 10-10 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद पार्ट 2 के अंदर आपकी जीके और करंट अफेयर 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी और पेडागोजी 20 नंबर की आएगी। इस हिसाब से 20, 30, 40, 50, 60, 70 अंक जो है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। बच जाते हैं 80 नंबर। 80 नंबर के लिए आपका क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, आपको सब्जेक्ट कंसर्न में 80 मार्क्स करने पड़ेंगे, जिससे आपका टोटल 150 नंबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे? 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, फिर जीके 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, पेडागोजी 20 नंबर, 70 ये हो गए, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न। तो यहाँ पर आपके 150 नंबर पूरे हो जाएंगे। मन में कंफ्यूजन होगी कि पढ़ना क्या है, सब कुछ ये तो बता दिया सर आपने, पढ़ना क्या है। पेडागोजी को लेकर के उन्होंने अपना सिलेबस डिफाइन कर दिया है, यानी कि 20 अंक की जो पेडागोजी है वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन कर रखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से सवाल पूछेंगे। कुछ कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एजुकेशन और करिकुलम को लेकर के एक टॉपिक दिया हुआ है, मेथोडोलॉजी को लेकर के एक टॉपिक दिया हुआ है, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के टॉपिक दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के 4 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आपका जो है 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान और छोटे हैं। तो इस हिसाब से केवीएस पीआरटी के अंदर पेडागोजी के अंदर 20 में से 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाया तो। और आपकी खुशी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी आईक्यू पर ये पेडागोजी का जो सेक्शन है मैं ही आपके साथ डील करने वाला हूं, और अगर आपने मेरी सारी क्लासेस को ठीक से अटेंड कर लिया तो 20 में से 18 प्लस नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, बाकी आप 20 में से 20 भी ला सकते हैं। तो ये पेडागोजी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट कंसर्न, जो ये 80 नंबर का आने वाला है। ये इसमें क्या आने वाला है, तो मैं आपके साथ ऑफिशियल सिलेबस जो है डिस्कस कर रहा हूं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर वेरीफाइड ऑफिशियल सिलेबस एंड टेकन फ्रॉम केवीएस वेबसाइट इटसेल्फ। केवीएस की वेबसाइट से ही ये लिया गया है, तो आप बिल्कुल की भी इसके ऑथेंटिसिटी पर संदेह ना करें। ठीक है, तो सबसे पहला इंग्लिश, आपको पता है 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। 80 मार्क्स के अंदर आपसे इंग्लिश पूछेंगे, हिंदी पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, मैथ पूछेंगे और ईवीएस पूछेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट जो है वो आपसे केवीएस पीआरटी के सब्जेक्ट कंसर्न में पूछने वाले। तो 5 सब्जेक्ट 80 नंबर, ये तो नाइंसाफी होगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बराबर बराबर कटेगा नहीं। तो केवीएस की प्रीवियस जो पेपर उन्होंने बनाए हैं उसके बेसिस पर हमको ये पता चलता है कि इंग्लिश के वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी के वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस के 20, मैथ के 20 और ईवीएस के भी वो 20 क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरीके से 20, 20 40, फिर 20 60 और 20, ये 10-10 करके यहाँ पर ये 80 हो जाते हैं। मन में एक सवाल उठेगा कि सर आपने थोड़ी देर पहले भी तो बताया था सिलेबस में कि इंग्लिश हिंदी तो यहाँ पर भी है और इंग्लिश हिंदी आप यहाँ भी बता रहे हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो डियर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले जो आपने इंग्लिश देखा वो जनरल इंग्लिश है, यहाँ पर जो आप इंग्लिश देख रहे हैं ये कोर इंग्लिश है। कंपैरेटिवली कोर इंग्लिश में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो उससे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोर ग्रामेटिकल टर्म्स पूछी जाएंगी और वहां पर जनरल इंग्लिश के जो सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, प्रपोजिशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जनरल इंग्लिश के अंदर लिमिटेड सिलेबस के अंदर आप इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। कंफ्यूज होने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और एक खुशी की बात आपको और बता दूं, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आपका जनरल इंग्लिश भी प्रिपेयर हो गया, उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। हिंदी के अंदर भी ठीक उसी तरीके से सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। साइंस के अंदर पहला जैसे बायो के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और कुछ यहाँ पर फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। तो तीनों सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लेते हैं तो आपका ये वाला टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जब ये टॉपिक्स आपके सामने क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, लिमिटेड टॉपिक्स है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। जैसे कि बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, फिर वाइल्ड लाइफ, फूड, यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमिना,
थोड़ा बहुत यूनिवर्स का, जैसे प्लेनेट, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, अपना देश का सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड क्रॉप, इसको पढ़ना है बस। ऐसा नहीं कि छठी से लेकर के 12वीं तक की सारी किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। लिमिटेड टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स ढूंढना और उसको प्रिपेयर करना है। ठीक बात। तो ऐसे आपका केवीएस पीआरटी का साइंस भी कवर हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से मैथ्स भी कवर हो जाएगा। कंपैरेटिवली मैथ्स का सिलेबस बड़ा है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स भी ज्यादा है और प्रैक्टिस के लिए तो आपको पता ही है कि मैथ्स ज्यादा टाइम लेता ही है। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को लेकर के है और नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मेन जो यहाँ पर है, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, वो है यहाँ पर एचसीएम एलसीएम, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर आपकी मैथमेटिक्स के अंदर अगर बेसिक्स थोड़ी कमजोर है, तो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर ये कोर मैथ है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपके क्लोज फिगर, ट्राइंगल, वर्टिसेस वगैरह इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ वॉल्यूम। 4 ही टॉपिक है। हालांकि जो फर्स्ट वाला नंबर सिस्टम है, इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है और थोड़े ज्यादा टॉपिक दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारे एक टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। और मैथ्स के अंदर 18+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवीएस पीआरटी में आपको सफिशिएंट टाइम भी दिया जाता है पेपर को करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के अंदर देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉलिटी होती है, यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री होती है, यहाँ पर हमारे पास ज्योग्राफी होती है, काफी सारे यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स भी हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर के उन्होंने ये सारी चीजें बना रखी हैं, जैसे कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो गया, पॉपुलेशन एजुकेशन का क्वेश्चन हो गया, कुछ जनरल साइंस के अंदर जैसे कि डिजीज, जनरल साइंस मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि ये थोड़ा सा एसएसटी का भी पार्ट है। कॉमन डिजीज क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, फर्स्ट एड क्या है, नेचुरल क्लैमिटी कौन कौन सी होती है, एयर, वाटर, सॉइल, सैंड, मिनरल्स और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में कि कहाँ पर क्या मिलता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी हो गया, मैप ऑफ इंडिया ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री से अगर हम देखें तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, कल्चरल रेनेसेंस, सोशल रिफॉर्मर, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। इन टॉपिक्स को एक बार आप प्रिपेयर कर लेंगे, लिमिटेड टॉपिक्स है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यही करना है। थोड़ा वास्ट है, लेकिन आपको जब डिफाइन करके दिया हुआ है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के आप 150 में से 120 मार्क्स ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। और एक बार आपके यहाँ पर 120 आ गए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जबरदस्ती सिलेक्शन ना लेना चाहे तो बात अलग है, अदरवाइज आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो जाती है। मन में कंफ्यूजन आती है कि सर आपने काफी सारी चीजें बता तो दी, जैसे कि आपने हमें जनरल इंग्लिश भी बता दिया, हिंदी भी बता दिया, पेडागोजी का भी सिलेबस बता दिया और सब्जेक्ट कंसर्न तो बता ही दिया, तो इसमें तो बताइए क्या पढ़ना है, जीके में, रीजनिंग एबिलिटी में और कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। तो केवीएस ने एज सच इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो उसका जो जनरल सिलेबस होता है, जैसे जीके के अंदर जो हो गया करंट अफेयर्स तो आ ही गई, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत पॉलिटी का पार्ट, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पार्ट, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो जनरल पार्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर कवर करना ही पड़ेगा। 10 नंबर का है तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार इस पे टाइम दें, ज्यादा इसका टाइम खराब ना करें। करंट अफेयर है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर दिखेंगे, और जीके है तो स्टैटिक जीके है, तो यहाँ पर आपके इतिहास से संबंधित यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनिंग है, कॉमन रीजनिंग होगी, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उसको आप कवर कीजिए, 10 ही क्वेश्चन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर जो है, नॉर्मल कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़िए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को पढ़िए, थोड़ा आईसीटी पढ़िए, और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पढ़िए, आपका यहाँ पर काम हो जाने वाला है। वो सारे सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जब कवर होता है उसके बाद जो अगला पॉइंट था कि सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। सिलेबस भी तो कवर करना है, तो भाई आपको मैंने बता दिया कि आपने टॉपिक्स देख लिए, उन टॉपिक के अनुसार आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जरा सी भी गाइडेंस की जरूरत है तो ऐसे में ये कोर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, जो यहाँ पर स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करा रहा है केवीएस पीआरटी के लिए। तो इस कोर्स के थ्रू आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, कंसर्न बुक ले लीजिए, जैसे कि अगर जैसे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, फिर उसके बाद मैथ हो गई, फिर रीजनिंग हो गई,
पेडागोजी के लिए तो आप मेरी खुद की किताब ले सकते हैं जिसका नाम है टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे आप अपनी समझ के अनुसार जो भी आपको पसंद है ऐसी एक किताब लीजिए, उस किताब के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोर्स तो आपकी मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, पेडागोजी के लिए आप टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म बाय अभिषेक सर, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है केवीएस के सिलेबस के ऊपर, उस किताब को आपको ले लेना चाहिए। फिर कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तो कुछ इंटरनेट आर्टिकल्स पढ़िए, आपका जो सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वास्ट है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन फिक्स्ड है, सर्टेन है, क्योंकि हमको पता है कि ये ही पढ़ना है। अगर अनसर्टेन होता तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती। बड़ा सिलेबस है लेकिन लिमिटेड है, तो हमको उसको पढ़ने में आसानी होगी, थोड़ी मेहनत करेंगे हम उसको कवर कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले भाई बेसिक थ्योरी को कवर कीजिए। बेसिक थ्योरी का मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही एमसीक्यू उठाना शुरू कर दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत होगा। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले बेसिक्स को कवर कीजिए, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर कीजिए। उससे जुड़े हुए जो थ्योरी आपने कवर करी, उससे जुड़े हुए जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, उसको उसके बाद कवर कीजिए। कनेक्टेड टॉपिक्स जैसे ही आपके कवर होने लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक बड़ा स्कोप बन जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो जाल में वो फंसेगा और आप उसको सही कर पाएंगे। फिर यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंट और रेगुलर टाइम डिवोशन। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया और किसी दिन एक घंटे भी नहीं पढ़ा। जितना भी आपको समय देना है आप दीजिए, अपनी अपनी इच्छा और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, लेकिन कंसिस्टेंट दीजिए, लगातार दीजिए, आपको उससे फायदा होगा। और एमसीक्यू उसके बाद सॉल्व करिए, यानी कि ये पहला और फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। यहाँ पर टाइम डिवोशन दो तरह का होता है, एक होता है क्लासरूम टाइम, और एक होता है सेल्फ स्टडी। कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि अगर उन्होंने 5 आवर्स की अगर क्लास अटेंड कर ली तो उन्होंने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, जो कि बिल्कुल गलत है। 5 घंटे की क्लास को अटेंड करना इज नॉट इक्वल टू 5 आवर स्टडी। 5 आवर की क्लासरूम का मतलब है कि 5 आवर्स के आपने इंस्ट्रक्शंस लिए हैं। स्टडी होगा जब आप उसको सेल्फ स्टडी करेंगे, स्टडी करके नोट्स बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 5 घंटे की क्लास को समझने के लिए कम से कम 10 घंटे आपको चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना स्टडी इसी हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। केवल क्लास देख करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्लास से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो करेक्टराइज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप शुरू में ही मार्क कर लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। इससे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलेगी और आप सटीक तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। रिवीजन और रीलर्न कीजिए जहां पर दिक्कत आ रही है, जहां पर जो वीक एरियाज आ रहे हैं, एमसीक्यू करने पर जिन टॉपिक्स में गड़बड़ियां आ रही है उसको बार बार रीलर्न कीजिए, मतलब दोबारा पढ़िए, ताकि आपको परेशानी ना हो और वो आपका मजबूत टॉपिक बन जाए। और रेपिटेटिव रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे, हर वीक पे पिछला कंप्लीट किया हुआ सारा सिलेबस रिवाइज कीजिए। इससे वो एकदम टिप्स पे रहेगा और पेपर में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं और स्टडी आईक्यू ने जो कोर्स लॉन्च किया अगर उसकी आप हेल्प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आपके केवीएस प्रिपरेशन के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।